वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग खबर आई है उसके बारे में बात करूंगा, और उसके जो जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, भारत के साथ जो चाइना का कंपटीशन है उसके ताल्लुक से बात करूंगा। खबर ये आई है कि अमेरिका से एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट को चाइना ने अमेरिका से चुरा लिया है, यानी उसको अट्रैक्ट कर लिया है। वो यहाँ पर अमेरिका में एक बहुत ही शानदार जॉब, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है, बहुत तारीखी यूनिवर्सिटी है। वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एक ख़ास पार्किंग लॉट है जहाँ पे नोबेल प्राइज़ विनर्स कार्स पार्क करते हैं। यानी यूनिवर्सिटी में खुद इतने ज़्यादा, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली भारत से ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीत चुकी है साइंसेस के फील्ड में। तो इतनी प्रेस्टिजियस जगह जॉब करते हुए ये साइंटिस्ट ने छोड़कर चाइना चला गया, और वो चाइनीज़ नहीं है। तो इट वाज़ टू मी, मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की खबर थी। इसलिए भी मेरी नज़र से ये गुज़री बिकॉज़ ही वाज़ द लास्ट मुस्लिम टू विन ए नोबेल प्राइज़ 2025 में। ये जो उमर यागी है, ये उमर मोहम्मद यागी है, ये जॉर्डेनियन मुसलमान है जो अमेरिका आए थे। तो उन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ जीता पिछले साल, मतलब अभी तो 26 के अनाउंस नहीं हुए, 2025 में जीता उन्होंने। तो वो अमेरिका छोड़कर चाइना चले गए। तो उस पे मैं थोड़ा बहुत सोचने लगा कि भाई ये दुनिया में नॉलेज का कंपटीशन चल रहा है, टेक्नोलॉजी का कंपटीशन चल रहा है, ख़ास तौर से अमेरिका और चाइना में, फिर इंडिया और चाइना के बीच में। तो उस पे थोड़ा नज़र डालता हूँ। तो आज मैं जो आपके सामने जो कर रहा हूँ उसका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है आज के शो का, तो पहले मैं इस खबर के बारे में बात करूँगा जो चाइना अमेरिका से और वेस्टर्न ममालिकों से सोफिस्टिकेटेड बहुत सेलिब्रेटेड, बहुत हाई लेवल के साइंटिस्ट को चाइना लेके जा रहा है, उनको टेम्प्ट करके उनको पता नहीं क्या दे रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज स्टिल पे बेटर देन चाइना। दूसरी चीज़ है, जैसा मैं अभी आपको आप लोग जानते हैं, चंद महीने पहले मैं चाइना गया था और वहाँ पर मेरी काफ़ी मुलाकात हुई, काफ़ी बातें हुई प्रोफ़ेसर से, एंड आई रियलाइज़ कि मैं डबल कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह देन मेरे जो इक्विवेलेंट प्रोफ़ेसर्स हैं चाइना में, उनसे तनख्वाह डबल है मेरी। इंडिया के प्रोफ़ेसर से तो 4 गुना से भी 5 गुना से भी ज़्यादा है। बट इट वाज़ टू मी वेरी इम्प्रेसिव कि चाइना फिर इनको कैसा अट्रैक्ट कर रहा है। क्या इतने पैसे दे रहे हैं, स्पेशल सैलरीज़ इनको, कि वो अमेरिका छोड़कर, यूरोप छोड़कर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ है, आइवी लीग्स, वो सारे छोड़कर चाइना जा रहे हैं। तो उसके बारे में बताऊँगा। फिर मैं आपको रिसर्च फंडिंग के बारे में बताऊँगा कि चाइना रिसर्च पे कितना खर्च कर रहा है, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान वगैरह। फिर मैं आपको थोड़ा बहुत मुसलमान नोबेल प्राइज़ विनर्स यहाँ पर थोड़े आते हैं लोग इंडिया से, जो मुसलमानों को बहुत नीचा दिखाते हैं। तो उनके लिए थोड़ी नॉलेज देना चाह रहा हूँ कि इस सेंचुरी में, खाली 21st सेंचुरी में, पिछले 25-26 साल में कितने मुसलमानों ने नोबेल प्राइज़ेज़ जीता है, उनकी मैं एक क्विक लिस्ट आपको बता दूँगा। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नॉलेज बेस्ड कॉम्पिटिशन, जो जिसका असर जियोपॉलिटिक्स पे यकीनन होगा। तो उस तो चलो ये चलते हैं। तो पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ, फिर उसके बाद देन वी विल गो एल्सवेयर, ठीक है? तो ये जो खबर है वो ये खबर है, 10 साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स हु हैव लेफ्ट द यूएस एंड यूके फॉर चाइना सो फार इन 2026। तो ये इस साल, ये साल की खबर है, अभी साल पूरा ख़त्म ही नहीं हुआ है। 6 साढ़े 6 महीने हुए हैं। तो ये जो साइंटिस्ट है उसके बारे में ये खबर आई थी। तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल, इम्पॉसिबल फॉर चाइनीज़, येल साइंटिस्ट ज़ैंग काई लीव्स यूएस फॉर चाइना। ये येल यूनिवर्सिटी में, मेरी बेटी येल से ग्रेजुएट किया, आई मस्ट टॉक टू हर अबाउट दिस। तो एनीवे वो छोड़कर वो चाइना चले गए हैं, और उनका रिसर्च इज़ एन अल्ट्रा लार्ज स्केल सेल्युलर स्ट्रक्चर ग्रुप डेटा बैंक। तो काफ़ी डेटा भी लेके चले गए होंगे वो। फिर एनर्जी साइंटिस्ट शेन पाई पाई लीव्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो हांगकांग चलेगी वो। हांगकांग में मैं थोड़े दिन था, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स भी दिए। बहुत खूबसूरत शहर है और यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप जाके एशिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे, तो मेरे ख़्याल से 3 यूनिवर्सिटीज़ एटलीस्ट हांगकांग से है, बाकी के 3 चाइना से है और 1-2 मलेशिया से है, इन द टॉप 10।
जापान की भी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है टॉप 10 में। मोस्टली चाइना, हांगकांग और 1 या 2 शायद मलेशिया की है, आई डोंट नो। याद नहीं आया, मैंने इससे पहले एक शो किया था, आप उस पे जाके देख सकते हैं, हू इज़ विश्वगुरु कहकर। फिर जो थर्ड पॉइंट पे देखिए, नोबेल साइंटिस्ट उमर यागी जॉइन्स चाइना शिंगवा यूनिवर्सिटी फ्रॉम द यूएस। शिंगवा यूनिवर्सिटी चाइना की नंबर 1 टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। वो जैसा अमेरिका में बॉस्टन में हार्वर्ड और एमआईटी आजू बाजू है, शेयर्ड कैंपस है, उसी तरह पीकिंग और यूनिवर्सिटी और शिंगवा यूनिवर्सिटी आजू बाजू है। बहुत खूबसूरत है। मैं वहाँ पर एक लेक्चर भी दिया था नवंबर में। शिंगवा यूनिवर्सिटी में साउथ एशिया सेंटर है। वहाँ के जो साउथ एशिया सेंटर की डायरेक्टर है, उसकी पीएचडी जेएनयू से है। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये साहब चाइनीज ब्लैक होल साइंटिस्ट, तो ये सारे 10 साइंटिस्ट इस साल, दीज आर ऑल वेरी फेमस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इनके पास ग्रांट्स हैं। लेकिन ये जैसा वर्ल्ड लीडिंग ईवी मोटर एक्सपर्ट जॉइंस हांगकांग आफ्टर 30 ईयर्स इन ब्रिटेन। तकरीबन 40 साल ये ब्रिटेन में रहे, लेकिन वो छोड़ के वो इस साल हांगकांग पॉलिटेक्निक चले गए। तो इससे कई चीज़ें हो रही है, ये कि चाइना इज सेफ एंड अट्रैक्टिव। तो पहली मैसेज ये जा रही है कि चाइना इज सेफ एंड अट्रैक्टिव। दूसरी चीज़ ये है कि भाई, आई मीन आप जब जैसा कि हांगकांग पॉलिटेक्निक का नाम मैंने तो कभी नहीं सुना था। आई हैव सीन देम इन एशियन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स वगैरह में। इट्स नथिंग लाइक कंपेयर टू येल या कैम्ब्रिज या हार्वर्ड या एमआईटी या बर्कली जैसे नाम है, इनके रेपुटेशन है, वैसा रेपुटेशन नहीं है इन यूनिवर्सिटीज़ का। फिर उसके बावजूद लोग छोड़ के वहाँ जा रहे हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो दूसरी चीज़ है, मैं आपको बात करना चाह रहा था उमर यागी के बारे में, जिसमें ही इज़ द ओनली नोबेल प्राइज़ विनर। तो उमर यागी जो है, ये देखिए आप, मैं उनके ऊपर एक इन्फोग्राफिक बनाया हूँ उनकी लाइफ के ताल्लुक से। तो लेट्स लुक एट हिज लाइफ। उमर यागी की जो लाइफ है, तो ये अब एक 61 ईयर्स के हैं। इनको पिछले साल नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के लिए। और अर्ली लाइफ एजुकेशन, ये अम्मान जॉर्डन में पैदा हुए, वहीं पे थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर यहाँ आ गए अमेरिका। उनका रिसर्च रेटिकुलर केमिस्ट्री में है और ये बेसिकली मटेरियल साइंटिस्ट है, यानी वो नई नई किस्म के मटेरियल्स को ढूंढते हैं और बनाते हैं। तो उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था, वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है। मैं उसको थोड़ी देर पढ़ा, बट इट वाज टू टफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड, लेकिन इट वाज समथिंग वेरी स्पेशल। तो आप उसको पढ़ लें इफ़ यू आर अ केमिस्ट और यू आर इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक नॉलेज, कि उमर मोहम्मद यागी को किस लिए मिला था वो मेडल। तो मेडल उनको केमिस्ट्री में मिला 2025 में, डेवलपमेंट ऑफ नोबेल प्राइज़ उनको केमिस्ट्री में मिला 2025 में, द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स एमओएफ्स टू कैप्चर वाटर फ्रॉम डेजर्ट एयर, स्टोर गैसेस एंड सेपरेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनवायरमेंटल भी बेनिफिट्स है और हवा से पानी खींचता है। सो ही इज क्रिएटेड सम काइंड ऑफ अ मेटल। तो ये ऑलरेडी काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हो गए थे, इनको काफ़ी अवार्ड्स मिले थे। तो उनकी जो मैं अवार्ड्स की लिस्ट बनाई है वो देख सकते हैं आप। उनको एल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड फॉर साइंस मिला 2017 में। वुल्फ प्राइज़ इन केमिस्ट्री, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज़ है फॉर केमिस्ट्री, 2018 में। विन फ्यूचर प्राइज़ 2022 में। किंग फैसल प्राइज़ मिला 2015 में। टैंक प्राइज़ मिला 2024 में। बाल्जान प्राइज़ 2024 में। ग्रेगरी एमिनॉफ प्राइज़ 2019 में। और एक मुस्तफ़ा नाम का प्राइज़ अवार्ड है, वो भी मिला। और 55 प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड्स, ये रियल अवार्ड्स हैं साइंटिफिक अचीवमेंट की तरह। ये सेशल्स वाले अवार्ड नहीं है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आज से पहले कभी था ही नहीं, बनाकर लोगों को देने वाले वैसे अवार्ड्स नहीं है। ये वेरी रिस्पेक्टेड, आप जाके एल्बर्ट आइंस्टाइन के अवार्ड विनर्स की लिस्ट देख सकते हैं। दे आर जेन्युइन लीडरशिप। और इनकी करंट पोजीशन है फुल टाइम प्रोफेसर शिंगवा यूनिवर्सिटी सिंस 2026, अभी ये गए। तो इनको ये बर्कली छोड़कर शिंगवा यूनिवर्सिटी जो गए हैं, दैट इज द थिंग दैट मुझे बड़ी हैरत हुई, जिसके वजह से मैं ये शो कर रहा हूँ कि व्हाई डिड यागी, मोहम्मद यागी गो टू चाइना। तो दो चीज़ें हैं। एक कि डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका आए हैं, मैं बताऊंगा आपको, डेटा बताऊंगा कि वो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ पे हमला कर दिया। और ये जो मोहम्मद यागी पैदा तो जॉर्डन में है, लेकिन ये है पैलेस्टीनियन, ही इज़ अ पैलेस्टीनियन बाय एथनिसिटी। तो ये जॉर्डन का जो पॉपुलेशन है उसमें
50% ऑफ द जॉर्डेनियंस और पैलेस्टीनियंस जिनको इसराइल ने 1948 में मारकर भगा दिया था जब इसराइल पैदा हुआ था। इसराइल वाज नॉट बोर्न आउट ऑफ पीस, इट वाज बोर्न आउट ऑफ टेररिज्म। तो उन्होंने हज़ारों को मारा और तकरीबन 7.5 लाख लोगों को भगा दिया, जिसमें से कई जॉर्डन में जाके बस गए, कई इजिप्ट में वगैरह। तो जॉर्डन में जो फ़लस्तीनी बचे उनके बच्चा है ये, जो अमेरिका आया और ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री। तो एक जो जैसा मैं कहता हूँ ना, भारतवासी आके कहते हैं कि मुसलमान कुछ नहीं कर रहे हैं साइंस में। इस सेंचुरी में मैं आपको बता देता हूँ, मैं पिछले डेटा कलेक्ट नहीं किया 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में पिछले 26 साल में जो मुसलमानों को मेडल्स मिले हैं, उसके 3 शीट्स हैं, तो ये देख लें आप। पहले इसको निकाल देता हूँ। तो ये जो शीट्स हैं, दीज़ आर ऑल मुस्लिम्स हू वन नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। तो अगर आप देखेंगे इसमें 4 खातून हैं और 2 मर्द हैं। मोहम्मद बराद है, एटॉमिक एनर्जी के वो चेयरमैन थे, और मोहम्मद यूनुस को तो जानते हैं आप, बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट थे, अभी तो प्रेसिडेंट भी बन गए थे केयर टेकर गवर्नमेंट के। और ये नरगिस मोहम्मद ईरान की, उनको 2023 में मिला। पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को 2014 में, और फिर शिरीन इबादी, वो भी ईरानियन है, उनको 2003 में मिला। तो 1, 2, 3, 4, और तवक्कुल करमान यमनी है। तो ये 4 मुस्लिम औरतों को और ये 2 मुस्लिम मर्दों को, ये ऑल ऑफ दीज अवार्ड्स आर इन द 21st सेंचुरी। जो सबसे पुराना 2003 का है। तो दीज आर मुस्लिम्स हु वन नोबेल प्राइजेस फॉर पीस। और ये लिटरेचर के लिए जीते हैं अब्दुल रज़ाक गुरना फ्रॉम टैंज़ानिया 2021 में, वेरी रिसेंट। orhan pamuk ये बहुत फेमस टर्किश नॉवेलिस्ट हैं, बहुत पॉपुलर है यूरोप में। इनको 2006 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो साइंस के लिए ये 4 लोगों को मेडल्स मिले हैं। 2025 में उमर मोहम्मद यागी, ये फ़लस्तीनी है फ्रॉम जॉर्डन। फिर मोंगी बावंडी, ये ट्यूनीशियन है। ट्यूनीशिया से बड़ी इम्प्रेसिव है, 2021 में ट्यूनीशिया को लिटरेचर पे नोबेल प्राइज़ मिला और 2023 में फॉर केमिस्ट्री। बट मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी मुसलमानों को मेडल्स मिले हैं इन 2025 नोबेल प्राइज़, वो सारे के सारे फॉर केमिस्ट्री हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, ये जो आप टच टेक्नोलॉजी जो करते हैं ना फ़ोन पर, इस तरह से टच, जो हाथ लगाए तो चीज़ों को रिएक्ट करता है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर ने इन्वेंट किया था। वो भी नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री हमारी एक प्रोफेसर को मिला था, जो रिटायर होके आजकल फिलीपींस में रहते हैं वो। बट इट वाज़ इंटरेस्टिंग टू सी, अल्कीमिया कहते हैं केमिस्ट्री को। तो लफ्ज़ जो केमिस्ट्री है वो अरबी लफ्ज़ है। तो जो 4 है, अज़ीज़ संजार को तो सुन लिए होंगे आप, 2015 में, वो टर्किश ओरिजिन है। और अहमद ज़वाइल 1999 में। तो ये एक्चुअली इस सेंचुरी के नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट है इसलिए भी इनका नाम यूज़ कर लिया। तो वो है, इजिप्शियन थे। तो ये 4 मुस्लिम्स को पिछले, आप कह सकते हैं, 26 साल में नोबेल प्राइज़ेस मिले हैं। बट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, जो मैं आपको साइंस की बात करना चाह रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि चाइना ने क्या किया है पिछले 3-4 साल में। तो पिछले 3-4 साल में 3 to 4 इयर्स, ये आजकल मुझे ना लत लग गई है इन्फोग्राफिक्स बनाने में। आई सीम टू एन्जॉय दिस, क्योंकि मैं बाद में ये सोशल मीडिया पे शेयर कर लेता हूँ, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर। जो लोग शो नहीं देखते हैं वो खाली मेरी इन्फोग्राफिक्स देख के समझ जा सकते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। सो अगर आप ये देखें तो पिछले 4 साल में, 3 से 4 साल में 2000 से 2500 हाईली प्रोडक्टिव रिसर्च और स्कॉलर्स वेस्टर्न ममालिक छोड़कर चाइना चले गए। और ये सारे के सारे चाइनीज़ नहीं हैं, ओनली 70 to 80%। यानी आप कह सकते हैं कि 4 में से 3, तो अगर लेट अस से कि 2000 गए, तो 1500 चाइनीज़ ओरिजिन के लोग हैं, यानी ताइवान, सिंगापुर, चाइना, इस तरह के, कोरिया वगैरह से एशियंस। और बाकी के 500 और नॉन एशियन, जैसा उमर मोहम्मद यागी की तरह, जो वहाँ गए चाइना। सो दैट इज़ टू मी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे वो डेटा नहीं मिला कि क्या कोई इंडियंस भी गए हैं या नहीं चाइना। आई हैव नॉट फाउंड आउट। इंडियंस तो आजकल हर जगह चले जाते हैं, तो व्हाई नॉट चाइना। तो ये टॉप टियर के एक्लेम ग्लोबल रिसर्चर्स पिछले साल, इस साल तो अभी आपको मैंने 10 के नाम बता दिए, पिछले साल 85 to 100 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप रिसर्चर्स चाइना चले गए। तो ये क्यों जाते हैं चाइना? तो मैं आपको बताता हूँ डेटा।
तो जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है और उससे थोड़ा पहले तो चाइनीज़ को तंग करना शुरू कर दिए हैं यहाँ पे अमेरिका में, क्योंकि चाइना के साथ टेंशन चल रहा है। तो चाइना के खिलाफ भी जैसे देखिए, जिस मुल्क में नफ़रत, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफ़रत, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है ना, तो अगर आप उस माइनॉरिटी से, तो आप ठीक से काम नहीं कर सकते। तो सोचिए, आप अपनी ज़िंदगी कमिट कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए और आपको तंग कर रहे हैं क्योंकि आपका स्किन का कलर गलत है या आपका नाक का शेप उनको नहीं पसंद। तो अब वो क्यों रहेंगे? स्पेशली अगर इनकम में गैप खत्म हो रहा है, राइट? सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया गारंटी करता है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे सड़क पे कोई नहीं मारेगा, मुझे कोई लिंच नहीं करेगा अगर मैं बीफ बर्गर खाता हूँ या बीफ बिरयानी खाता हूँ, और मुझे आधी तनख्वाह दे दें जो मुझे अमेरिका में मिलती है, मैं खुशी-खुशी इंडिया लौट जाऊँ। लेकिन जो मैं रोज़ देखता हूँ, अरे यार इसको जला डाला, उसको मार डाला, इसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, पुलिस ने बुलडोज़ कर दिए, मेरा घर बुलडोज़ कर देंगे, मैं अगर कोई चीज़ ट्वीट करूँ तो उनको पसंद नहीं, मेरी वो चैनल बंद करवा देते हैं, अगर मोदी का मैं मज़ाक उड़ाऊँ तो मेरी चैनल बंद कर देंगे, मुझे मार डालेंगे, लोग आके पुलिस खड़े रह के तमाशा देखेगी। तो इस तरह की इनसिक्योरिटी रही तो कौन जाएगा? आप डबल भी तनख्वाह दें, नहीं आने वाला। मैं यहाँ रोज़ ट्रम्प के खिलाफ बोलता हूँ, कुछ कुछ नहीं होता, ना मुझे डर है। सो एज़ लॉन्ग एज़ देयर इज़ फ्रीडम टू सम एक्सटेंट, इंडियंस को इतना प्रॉब्लम नहीं है अभी जो चाइनीज़ के साथ हो रहा है। तो चाइनीज़ के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको बड़े-बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे ग्रांट्स में पैसे नहीं मिल रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर अभी भी डिफेंस से होता है, रिसर्च। सो आई थिंक दे आर रियलाइजिंग कि हम अपनी फील्ड में तरक्की भी नहीं कर सकते हैं। बर्कली में प्रोफेसर हैं तो क्या हुआ? कि अगर आपको रिसर्च के पैसे ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप रिसर्च क्या कर, खास तौर से अब मेरे जैसे फील्ड में तो लैपटॉप लेके मैं चले जाऊँ कहीं भी, बैठ के मैं लिख सकता हूँ, सोच सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लैब चाहिए तो लैब के लिए फंडिंग चाहिए, लैब के रिसर्च मटेरियल चाहिए। अगर वो ही नहीं मिले तो फिर रिसर्च कैसा करेंगे? सो दिस इज़ ए न्यू चैलेंज। तो मैं आपको ये डेटा देखिए आप, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट डेटा, मैं ज़रा आई विल वॉक यू थ्रू ये डेटा जो मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा आप देख सकते हैं। ग्लोबल आर&डी एक्सपेंडिचर 2021 से लेके 2025 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5 साल का डेटा है। तो 2021 में अगर लेफ्ट कॉलम देखें जिस पे यूनाइटेड स्टेट्स का नाम है, तो यूनाइटेड स्टेट्स 2021 में $806 बिलियन रिसर्च पे खर्च किया था। और उसी साल चाइना 667, यानी अमेरिका ने चाइना से $150 बिलियन ज़्यादा खर्च किया। और इंडिया ने 2021 साल में सिर्फ $57 बिलियन। तो अगर आप देखेंगे, चाइना इंडिया से 12-13 गुना ज़्यादा पैसे खर्च करता है रिसर्च पर। तो आप कैसा बनोगे विश्व गुरु? आपसे ज़्यादा वो रिसर्च कर रहे हैं, यानी उनके साइंटिस्ट आर बेटर पेड, उनकी तनख्वाहें अच्छी हैं, उनके बेनिफिट्स अच्छे हैं, उनके लेबोरेटरीज़ अच्छे हैं, उनके रिसोर्सेज़ अच्छे हैं, उनके पास कंप्यूटर्स जल्दी मिल जाते हैं, वगैरह-वगैरह। यूनाइटेड स्टेट्स में 806 बिलियन। फिर उसके बाद देखिए 2022 में जो बाइडेन आए और उन्होंने रिसर्च के पैसे एकदम बढ़ा दिए। तकरीबन आप देख सकते हैं 12-15% से 800 से 923 बिलियन हो गया। और फिर चाइना का देखिए आप 600 150 से ज़्यादा से बढ़ गया वो। यानी इंडिया वेंट फ्रॉम 57 टू 60, चाइना वेंट फ्रॉम 667 टू 811 बिलियन डॉलर्स। तो 33 प्लस 11 44 144 बिलियन डॉलर से उन्होंने बढ़ा लिया। यानी इंडिया के 2.5 गुना ज़्यादा टोटल से उतना खाली इंक्रीमेंट हुआ है उनका। 2024 में देखिए आप, चाइना ओवरटुक अमेरिका। ये साल है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होकर आए। तो अमेरिका आल्सो रीच्ड $1 ट्रिलियन इन रिसर्च स्पेंडिंग। चाइना ने भी, अमेरिका जो पहली बार जिंदगी में तारीख में $1 ट्रिलियन खर्च किया, उसी साल चाइना ने भी $1 ट्रिलियन रिसर्च पर खर्च किया। कैन यू इमेजिन दिस? 20% ऑफ द जीडीपी, आपका जीडीपी 20 बिलियन है और आप उसका 5% is being spent on research. Sorry, not 20%, 5%। अमेरिका का 3% है। इंडिया का तो अल्लाह ही जाने, 65 आप कैलकुलेट कर लें। 10% विल बी 40, 1% विल बी 4, यानी 1.5% इंडिया ने खर्च किए। 1.5%
5% चाइना, 1.5% इंडिया, 3% द यूएस ऑन रिसर्च एंड स्कॉलरशिप। अब तो आगे हो गया यहाँ से 2024 से आगे, और गैप अब बढ़ता ही जा रहा है बिटवीन द यूएस एंड चाइना ऑन रिसर्च। ये गलत फिगर है इंडिया का, 65 है अभी इंडिया का, इस साल का फिगर नहीं मिला, तो ये इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। यहाँ पे हेलुसिनेट करने लग गया मेरा एआई टूल जिससे मैं ये जनरेट कर रहा था। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब भारत में ऐसा है, बाद लोगों के लिए बातें तो वो बड़े-बड़े करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, ये हैं, फलान हैं, उनको, लेकिन उनका बेंचमार्क, उनकी ज़िंदगी का बेंचमार्क पाकिस्तान है, नॉट चाइना या अमेरिका। तो उनके लिए मैंने एक, उनको दिल खुश करने के लिए, कहते हैं ना कि गालिब दिल को बहलाने के लिए गालिब ख़याल अच्छा है, तो मैंने सोचा चलो पाकिस्तान का भी बता देता हूँ, ताकि भारतवासी थोड़े जो नेशनलिस्ट हैं, वो खुश हो जाएँ, क्योंकि वो हर चीज़ पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं अपने आप को, ना कि किसी। तो अगर आप देखें, ये फिर से देख लें आप, तो सबसे नीचे पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान में तो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। 2021 में 2 बिलियन डॉलर उन्होंने रिसर्च पे खर्च किया, इंडिया ने उनसे 30 गुना ज़्यादा खर्च किया। जैसा चाइना इंडिया से 30 गुना ज़्यादा, 10 12 13 गुना ज़्यादा है, ये इंडिया तो पाकिस्तान से 30 गुना ज़्यादा कह सकते हो, 30 टाइम्स मोर। तो सोचिए आप, ये पाकिस्तान को कंपेयर करके देखें विद यूएस या, देयर इज नो कंपैरिजन। और देखिए बढ़ भी नहीं रहा है, इंडिया एटलीस्ट 57 से 63 हो गया 2025 में। हाँ, 65 से 63 गिर गया, देखिए आप, ये गिरने का वजह डॉलर की कीमत कम होने की वजह से ये 63 बिलियन, हो सकता है कि रुपयों में बढ़ा हो, लेकिन डॉलर में कम हो गया है। पाकिस्तान भी हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम 2024। यही होता है जंगें लड़ने की वजह से, यू डोंट हैव मनी टू डू रिसर्च वगैरह। ये कुछ है, ये रिसर्च 2 बिलियन, हमारी यूनिवर्सिटी के पास ज़्यादा पैसे है भाई। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, एक यूनिवर्सिटी के पास रिसर्च के लिए इससे ज़्यादा पैसे होंगे। जॉन्स हॉपकिंस के पास मुझे जानता है 5-6 बिलियन तक वो रिसर्च पे खर्च करते हैं हर साल। सो व्हाट डज़ दिस टेल अस? ये क्या कहता है? देखिए, हम ऐसी दुनिया में हैं कि ये नहीं कि घोड़े पे चढ़ के अल्लाहू अकबर बिस्मिल्लाह बोल के साथ तलवार लेके तो जंग लड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, या तो इकोनॉमी हो, या जंग हो, जियोपॉलिटिक्स हो, जो लोग लैब में वक्त गुजारते हैं, द रियल जिहाद इज स्पेंडिंग योर एंटायर लाइफ इन लैब्स और लाइब्रेरी, ये दोनों में से एक जगह हो आप। जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइब्रेरीज में होंगे या लेबोरेटरीज में होंगे, तो आप की सोसाइटी डेवलप होगी। मैं जिस जिस स्टेट में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी डेलावेयर स्टेट, एक छोटा सा स्टेट है। हमारी पास एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर है, जिसमें 25,000 हैं सिर्फ स्टूडेंट, लेकिन तकरीबन 1500 प्रोफेसर्स हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास कई केमिस्ट्री के कंपनीज हैं, डाउ है, डुपॉन्ट है, डुपॉन्ट तो इंडिया में बहुत मशहूर होगा, तो डुपॉन्ट है, डाउ है, गोर है, इस तरह के, फिर फिनटेक के कई कंपनीज हैं। तो हमारे जो पूरी स्टेट की जो आबादी है वो लेस, जस्ट 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग रहते हैं स्टेट में, लेकिन हमारा जो शहर है उसमें 50,000 लोग रहते हैं। तो इस इलाके में तकरीबन 2.5 से लेकर 3% लोग, यानी हर 100 में से 3 लोगों के पास पीएचडी है फ्रॉम द यूएस इन सम फील्ड, पीएचडी है। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मेरे ही घर में मेरे पास एक पीएचडी है, मेरे पास 3 मास्टर्स की डिग्रीज हैं, एक एमबीए है एसपी जैन से, एक मास्टर्स है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से, एक एमएस है फ्रॉम फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फिर पीएचडी है जॉर्ज टाउन से। मेरी बेगम के पास 3 मास्टर्स की डिग्रीज हैं, प्लस शी हैज़ नियरली फिनिश्ड हर पीएचडी, बस थीसिस नहीं लिखी एंड शी इज़ नॉट गोइंग टू राइट, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह इज़ नाउ राइटिंग हिज थीसिस फॉर ए पीएचडी। तो सोचिए आप, 4 में से हमारे पास 3 के पास आर नियरली पीएचडीज। तो ये जो पूरा स्टेट है इज़ एक्सट्रीमली नॉलेज रिच,
स्पेसिफिकेशन, इतना रिसर्च होता है कि हद नहीं। पूरे अमेरिका में 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ पीएचडी, द होल ऑफ अमेरिका। तो सोचिए आप, अमेरिका इज़ द थर्ड बिगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री, हमारी आबादी 335 करोड़ है हमारी आबादी। तो 35 करोड़ का 1.5% निकाल ले आप, फिर देखिए आप 35 लाख और आधा 17, यानी तकरीबन 52 लाख PhDs हैं हमारे पास इन द यूएस। So this is an important competition. Future is with people who are highly educated, more advanced. तो अगर आपको विश्व गुरु बनना है, then you have to invest in research. अगर रिसर्च फंडिंग नहीं है तो आप कैसे बनोगे स्कॉलर? पीएचडी कैसे करोगे? 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल लग रहे हैं आजकल पीएचडी करने। अब हमारे पास जो इनकमिंग क्लास है पीएचडी की, हम 10 बंदों को लेते हैं, जिसमें से हम 5 को स्कॉलरशिप दे सकते हैं हर साल। तो हमारे पास यूजुअली 30 से 35 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 5 साल के लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं। वो यूजुअली 5 साल में ख़त्म नहीं करते, उनको 6-7 साल लग जाते हैं, एंड देन दे स्पेंड सम टाइम स्टडिंग। लेकिन जो बाकी जो 5 है वो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, यूजुअली फ्रॉम टर्की या चाइना, और उनके साथ उनकी खुद की कंट्री की स्कॉलरशिप लेके आते हैं वो। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमारे पास इंडियन स्टूडेंट्स भी है, बट इंडिया से स्कॉलरशिप लेके नहीं आए, बाद लोन लेके आते हैं, फिर यहाँ पे या हमारी स्कॉलरशिप पे आते हैं। सो इंडिया हैज़ टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, इंडिया हैज़ टू डू दिस। बातें तो बहुत कर रहे हैं इंडिया में कि हम ये हैं, वो हैं, हम सनातनी हैं, हमारा सिविलाइजेशन ये है। भारत के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो 30,000 इंडियंस आके बड़े-बड़े नारे लगाते हैं। पहले तो वो अपनी जिस मुल्क में काम करते हैं उसके साथ बगावत कर रहे हैं। जिस मुल्क के वो सिटीज़न बनना चाहते हैं वो दूसरे मुल्क की शान कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो थे इंडियन वाले, क्या अल्बनीज़ के लिए नहीं करेंगे वो, उस तरह जैसा मोदी के लिए चर्चिल है। तो ठीक है, इवेंचुअली पीपल आर बिगिनिंग टू रियलाइज़ कि इन लोगों पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ये फॉरेनर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ़ पैसों के लिए आए हुए हैं। बट ऐसे दौर में जब भारत बार-बार कहता है कि ये अमृत काल है, इंडियन साइंटिस्ट ज़रा भी पढ़ लें, छोड़ के भाग रहे हैं इंडिया को। कहीं भी चले जाएँगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, न्यू गिनी, भाई दुनिया में कोई भी मैप पे जगह बता दे जो इंडिया नहीं है, वो वहाँ चले जाएँगे। मुसलमानों से इंतहाई नफ़रत, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में 1 करोड़ भारतवासी काम करते हैं। चाइना के साथ अब उल्टा हो गया है। चाइना इतना डेवलप हो गया है कि इट्स बिकम मोर अट्रैक्टिव। पहले चाइना से भी लोग कहीं भी चले आते थे, आप दुनिया में कहीं भी जाओ चाइना के साथ। मैं ऑक्सफोर्ड में फेलो था, 2007 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लंबा मेरा एक फेलोशिप थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो मैं आई डिडंट वांट टू गो स्टे इन ऑक्सफोर्ड, तो मैंने शहर में आई वांटेड टू इंटरैक्ट विद द लोकल्स। तो मैंने ऑक्सफोर्ड की डाउनटाउन में एक छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट रेंट किया, वो चाइनीज़ अमेरिकन का था। सॉरी, चाइनीज़ ब्रिटिश, मतलब जो चाइना से माइग्रेट करके आए थे। तो वो पूरी बिल्डिंग में सारे के सारे लोग चाइनीज़ ही थे। तो दुनिया में हर जगह आपको मिल जाते हैं। अगर आप पेरिस जाएँ तो तकरीबन 2-3 लाख तो वियतनामीज़ मिल जाएँगे आपको पेरिस में। सो येस, पीपल वर गोइंग, बट नाउ यू आर सीइंग ए न्यू ट्रेंड कि लोग वापस आ रहे हैं, और ऑर्डिनरी लोग नहीं कह रहा हूँ मैं, साइंटिस्ट, पीपल हू आर बेस्ट इन देयर फील्ड, वो वापस जा रहे हैं। तो चाइना के लिए तो ये दिस इज़ लाइक समथिंग मेजर एडवांसमेंट। एक ऐसे वक्त पे जो है चाइना हैज़ ऑलरेडी ओवरटेकन द यूएस ऑन रिसर्च फंडिंग, और रिसर्च पब्लिकेशन में भी चाइना अमेरिका से आगे हो गया है। अगर आप गूगल करके देखें, नॉट रेपुटेशन वाली नहीं है, रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, तो नंबर 1 पे हार्वर्ड है, लेकिन उसके बाद जो 11 है उसमें 10 चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिसर्च प्रोडक्शन वगैरह चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ज़्यादा कर रहे हैं। सो दिस हैज़ बिकम अ वेरी डोमिनेंट एंड अग्रेसिव कंपटीशन। और फिर डायस्पोरास तो बड़े हैं दोनों मुल्क के, तो ऐसा लगेगा कि चाइना इज़ गोइंग टू बेनिफिट बाय चाइनीज़ पीपल एंड द चाइनीज़ डायस्पोरा। इंडिया अनफॉर्चुनेटली इज़ गोइंग टू लूज़ इट्स डायस्पोरा। अभी भी लोग बाहर जाने के लिए बात कर रहे हैं, ना कि वापस आने के लिए। बिकॉज़ एक तो एक, अगर आप मोदी के अंधभक्त नहीं है तो आपको वो तंग तंग कर देगी, सरकार तंग, ईडी तंग, देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ थॉट, नो फ्रीडम ऑफ रिलिजन, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आपने कोई गलत ट्वीट कर दिया तो आपके साथ एफआईआर, आपने गलत क्वेश्चन पेपर बना दिया तो आप पे एफआईआर, सड़क पे आप जा रहे हैं आपको मार डालेगा कोई भी, रोड पे पीट रहे हैं, पुलिस खड़ी देख रही है तमाशा।
So I think a lot of people are not going to go back, and I'm talking वो लोग जो मोदी आए तो यहाँ नाचेंगे, वो वापस नहीं जाने वाले भारत, मजबूरी में जाएंगे अगर उनको भगा दिया गया. So but China is getting it back. तो basically चाइना के पास एक डबल कंपेटिटिव एडवांटेज हो गया, विच मीन्स ब्रेन ड्रेन उनके पास से खत्म हो गया है. दे गेटिंग बैक देयर पीपल, नंबर वन. एंड नंबर टू, जो मुझे हैरानगी हो रही है कि दे आर अट्रैक्टिंग अदर पीपल. आप सोच भी सकते हो कि जॉर्डन का नोबेल प्राइज विनिंग फलस्तीनी मुसलमान भारत आ जाए किसी भी यूनिवर्सिटी में. कौन सी यूनिवर्सिटी है जो उसको अट्रैक्ट कर सकती है, बताइए मुझे. आईआईटी मद्रास जाएगा वो, मे बी. आईआईटी दिल्ली तो नहीं जाएगा, उसको बीजेपी के लोग मार डालेंगे वहां पे, बजरंग दल वाले, अगर वो बर्गर खाते हुए नजर आ गया इनको. खाली कह दें ये मुसलमान है, वो ऐसे ही मार देते हैं. अभी यूएन में ये मुद्दा उठा हुआ है कल ही. सो आई थिंक दिस कंपटीशन इज गोइंग टू गेट फार मोर सीरियस, और भारत की सरकार को सोचना चाहिए हाउ टू मेक इंडिया मोर अट्रैक्टिव टू साइंटिस्ट. अभी तो वो फोकस करेंगे खाली हिंदू इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज दे विल फील सेफर देन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम एंड अदर. दलित वगैरह तो आएंगे भी नहीं, डर के मारे. उनके साथ इतना बुरा हाल सलूक किया जाता है. यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी हिस्ट्री डिपार्टमेंट को जाके देखिए आप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया इज ए दलित. वो यहाँ पे बड़ी शान से रहते हैं, वापस थोड़ी जाएंगे. सो देयर इज सम प्रॉब्लम्स, बट वी विल सी. इस पे नजर रखिए आप लोग. दिस इज द, जैसा वेपन्स के बारे में आप लोग सोचते हैं इंडिया ने ब्रह्मोस बना लिया, चाइना ने मिसाइल टेस्ट कर लिया, दिस इज मोर पावरफुल देन दैट. कि who is on the cutting edge of technology, who is on the cutting edge of research and scholarship. Anyway, थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस. प्लीज़ आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. और मैं एक चीज़ बताना है आपको, जाइए मत, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं. और मैं आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहता हूं. थैंक यू वेरी मच. जैसा आप लोग तो जानते हैं कि मेरी चैनल पिछले साल इंडिया में ब्लॉक कर दी गई थी, तो मैंने नई चैनल शुरू की, और वो नई चैनल कल रात क्रॉस्ड 100,000 सब्सक्राइबर्स. अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच. अब मेरे पास 2 चैनल हो गए. कॉन्वर्सेशंस के 2 चैनल है. एक पे 2.25 लाख लोग हैं, और एक पे 1 लाख हैं. ये तो चंद महीने में पहुंच गए. वो पहला चैनल को 2-3 साल लगे थे टू रीच 100,000, और फिर 3.5-4 साल लगे टू रीच 200,000. 4 साल से कर रहा हूँ मैं ये, तो 2 लाख के लिए. अब ये फटाक से विद इन ए ईयर, 1 ईयर भी नहीं, मुझे अप्रैल मई में इन्होंने ब्लॉक किया था, तो मैंने यूट्यूब से अपील की, क्यों क्या करता पता नहीं. देयर इज नो एक्सप्लेनेशन. सिर्फ भारत की सरकार ने कहा कि भाई ये चैनल्स को, उन्होंने 8,000 चैनल्स को बंद करवा दिए थे जो भी डिसएग्री करता है उनकी गवर्नमेंट के साथ. तो फ्रीडम ऑफ थॉट और कम होते जा रहा है भारत में. तो मैंने दूसरा चैनल लगाया, तो वो इट्स ए बिट मोर डिफिकल्ट अनलेस कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू ना हो जाए भारत में. तो ऐसी रैंडम आप नहीं बंद कर सकते. थैंक गॉड ये अमेरिका की है यूट्यूब चैनल. तो वी विल सी व्हाट विल हैपन, बट थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग कॉन्वर्सेशंस. और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें कॉन्वर्सेशंस को, इसको शेयर करें. एंड जैसा मैं आपको डेटा बताता हूँ, कोई डेटा नहीं बताएगा आपको. एंड टेक केयर, बाय. ब्लॉक नहीं कर सकते यार, राहुल त्रिपाठी, ब्लॉक नहीं कर सकते आप. सिर्फ इंडियन महरूज हो जाएंगे. ऑलरेडी बेवकूफ़ बन गई है पूरी मुल्क, बस वही और बेवकूफ़ होते रहो आप. 7+1 is 8, इस तरह करते रहो. नॉलेज बेस यही रहेगा. देख रहे हैं आप, जो थोड़े बहुत लोग पढ़ रहे हैं वो तो छोड़ के बाहर भाग जाएंगे आप जैसे लोगों से डर कर. तो सारी दुनिया अभी भी देख रही है. मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर काफ़ी लोग देखते हैं. इंडिया से 0 व्यूअरशिप है, बट आई गेट लॉट्स ऑफ व्यूअरशिप. अमेरिका से 25% है. यूके 40 मुल्क देखते हैं. दोनों चैनल्स पे 40 to 43 कंट्रीज, 45 कंट्रीज से ट्रैफिक आती है. बट एक चैनल पे 80% इंडियंस होते हैं, और एक चैनल पे 0% इंडियंस होते हैं. ब्लॉक करके क्या करोगे? दिस इज, यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस. बस देखते रहो वही गोदी मीडिया को. सर आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं?
यही लेवल पे रह जाओगे। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग कन्वर्सेशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर, बाय।